नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है चित्रकला। क्या एशियंट हिस्ट्री में दोस्तों हम चित्रकला पढ़ने वाले हैं। एशियंट हिस्ट्री में जो चित्रकला का विकास हुआ है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद मध्यकालीन यानी कि मध्यकालीन इतिहास में जो चित्रकला का विकास हुआ है उसको हम मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ाने लगेंगे उसमें हम उसका व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम एशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास में जो चित्रकला का विकास हुआ है उसी के बारे में सिर्फ हम चर्चा करने वाले हैं। चित्रकला में क्या क्या आवश्यक होता है, अर्थात इस लेक्चर को हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम हम इस लेक्चर में आपको चित्रकला के तत्व बताएंगे। फिर उसके बाद चित्रकला का विकास कैसे होता है उसको भी हम बताने वाले हैं। लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में अर्थात वीडियो के लास्ट में हम क्या बताएंगे, क्षेत्रीय चित्रकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभार इधर से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम पहले चित्रकला के तत्व या चित्रकला के अंग जो हैं, आवश्यक जो अंग हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, चित्रकला के तत्व देखेंगे। क्या चित्रकला के तत्व यहाँ पे देखने वाले हैं। और चित्रकला के तत्व या अंग, इसी को अंग भी कहते हैं। तो क्या कौन कौन से हैं, रेखा की प्रधानता। अगर हम चित्रकारिता कर रहे हैं तो उसमें रेखा की प्रधानता हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में प्रमाण, अर्थात वो प्रमाण कैसा है, जैसे पौराणिक पे आधारित है या संगीत पे आधारित है या संस्कृति पे आधारित है, तो वो किस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, चित्रकला में। उसके साथ साथ में भाव, अर्थात भाव का अर्थ ये है खुशी दुखी, ये सब वहाँ पे झलकना चाहिए। इसके साथ साथ में लावण्य को भी हम देखने वाले हैं। सादृश्य योजना, यानी कि जो चित्र हम बना रहे हैं चित्रकला, वो हमें सदृश्य अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वर्ण योजना, ये वर्ण जो है, ये शब्द दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये जाति से संबंधित नहीं है। ये वर्ण जो है ये रंग से संबंधित है। क्या, ये रंग से संबंधित वर्ड है, तो इसको भी हम देखने वाले हैं एक एक करके। उसके बाद हम क्या देखेंगे, विकास, चित्रकला का विकास कैसे होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। क्या क्या विकास में देखेंगे दोस्तों। तो चित्रकला के विकास में कैसे होता है, सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला। फिर उसके बाद हड़प्पा चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या, भीमबेटका की चित्रकारिता हमें देखने को जो मिलती है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत आता है। और हड़प्पा चित्रकला ये भी हम देखेंगे, जैसे मनका या मटका पे जो बनाया जाता था चित्रकारिता, उसको भी हम यहाँ देखने वाले हैं। बौद्ध चित्रकला किस प्रकार से विकसित हुआ, बौद्ध चित्रकला के अंतर्गत अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारिता की गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैन चित्रकला के बारे में भी देखेंगे। मुगल चित्रकला के बारे में यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम जब मुगल काल का इतिहास पढ़ाएंगे उसमें इस चित्रकारिता का वर्णन करेंगे। यहाँ से दोस्तों UPPCS मेंस में भी और IAS मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से पूछेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म का चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा है, अर्थात बौद्ध धर्म के कारण चित्रकला पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, इसका वर्णन कीजिए। इसी तरीके से चित्रकला के विकास में जैन धर्म का क्या उल्लेख या क्या उपयोगिता रही, इसके बारे में वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों मेंस में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में इसे छाप लीजिए। और क्षेत्रीय चित्रकला के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, दक्कनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला और पटना चित्रकला। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चित्रकला के आवश्यक अंग या तत्व। ठीक है, आवश्यक अंग या तत्व के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चित्रकला के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेखा प्रधानता या रूप प्रधानता। ठीक है, इसी को रूप प्रधानता या रेखा प्रधानता कहते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। जैसे किसी भी कलाकार की कृत जो है उस पर अंकित आकृति को देखकर पहचानी जा सकती है। आकृति की रूपरेखा जितनी ही स्पष्ट होती है वह उतनी ही स्वाभाविक और सुंदर मानी जाती है।
पहले हम बताए कि अगर रेखा सही रूप से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है तो स्वाभाविकता रूप से यानी स्वाभाविक रूप से वो चित्र या वो रेखा जो है वो हमें सुंदर दिखेगी। ठीक है। वस्तुतः रेखाएं रेखाओं के माध्यम से रूप भेद स्पष्ट किया जाता है। जो रेखाएं होती हैं उसी से संबंधित हम जानते हैं कि कौन कला किस काल में विकसित हुआ है। ठीक है। जैसे पतला, थोड़ा सा मोटा या पतला मोटा एक साथ में यूज किया गया हो, मध्यम आकार का, तो वो सब हर काल में अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं दोस्तों। तो वही भेद हम इसी प्रकार से जान पाते हैं। ठीक है। भारतीय चित्रकला को इन्हीं संदर्भों में रेखा प्रधान कहते हैं। क्या? भारतीय चित्रकला को इन्हीं संदर्भों में रेखा प्रधान कहा जाता है। जैसे यदि चित्र में कोई स्त्री फूल चुनकर ला रही है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह राजकुमारी है अथवा दासी है। ठीक है। यही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो राजकुमारी है या दासी है। ठीक है। तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे? तो रेखा उस पे अंकित किया रहेगा, उसी से हम जान पाएंगे कि ये अर्थात ये मान लीजिए गले में हार पहनाया गया हो तो वो रेखा के ही माध्यम से, ऐसे मान लीजिए ये एक रेखा है तो गले में जो हार है दोस्तों, ये एक हार है मान लीजिए, तो इस हार को हम एक रेखा के ही अनुसार तो प्रस्तुत करेंगे। तो मान लीजिए एक दासी है तो दासी के गले में हम हार नहीं लगाएंगे, पहनाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो राजकुमारी है, फूल चुनकर ला रही है, तो उसके गले में हम रेखा की सहायता से आभूषण को भी दिखलाएंगे और रेखा के सहायता से उसके हाथ में कंगन को भी दिखलाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम स्पष्ट रूप से रेखा की प्रधानता हमें बताती है। कोई चित्र अगर हम देख रहे हैं तो उसकी जो रेखा है वही हमें बताएगी कि ये राजकुमारी है या दासी है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रमाण के बारे में। तो दोस्तों इसमें हम बात कर रहे हैं प्रमाण के बारे में। कह रहा है कि किसी कलाकृति या चित्र की विवरणात्मक स्थिति को प्रमाण कहते हैं। क्या? किसी कलाकृति या चित्र की विवरणात्मक, अर्थात वो विवरण प्रस्तुत करे। ठीक है। तो उसी को हम प्रमाण कहते हैं। विवरण का अर्थ है, जैसे अभी हम पीछे बात किए कि वो राजकुमारी है या दासी है या सेवक है या मालिक है, किस प्रकार का व्यक्ति है, या कोई व्यापारी है। तो अगर इस प्रकार का कोई दिख रहा है तो या विवरण दे रहा है तो वो हम प्रमाण मानेंगे। ठीक है। इसके तहत हम प्रत्येक चित्र का अनुमान, लंबाई और चौड़ाई जान सकते हैं। अर्थात इसके अनुसार हम जो प्रमाण है इसी के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं वो कितना लंबा है या चौड़ा है। अर्थात देवता एवं पुरुषों के चित्र में भेद कर सकते हैं। ठीक है। देवता रहेगा तो उसमें चक्र बना देंगे। ठीक है। तो रेखा के प्रधानता से ही हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है। क्या? रेखा के प्रधानता से ही हमें प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलता है। क्यों? अगर वो देवता है तो उसके चक्र बनाएंगे या दिव्य शक्तियों को हम दिखाएंगे। अगर साधारण मनुष्य है तो उसे साधारण रूप से दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार हम रेखा के प्रधानता से ही हम प्रमाण में भेद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट भाव, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कलाकृति की भंगिमा अर्थात उसकी जो आकृति है उसके स्वभाव एवं मनोभाव को व्यक्त करती है। जो भंगिमा है अर्थात जो कलाकृति उस पर अंकित की गई है उसके स्वभाव और मनोभाव को व्यक्त करती है। भिन्न भिन्न भावों के अंकन से कलाकृति में भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति का समावेश होता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न भावों का अंकन अर्थात वो दुखी है या सुखी है या चंचल प्रवृत्ति का है या खेल रहा है, कूद रहा है, सो रहा है, जग रहा है, किस प्रकार का है, तो उसके अभिव्यक्ति का हमें पता चलता है। ठीक है। उत्तेजित है या मंद है, अगर मान लीजिए वो उत्तेजित रूप से दिख रहा है तो उसके अभिव्यक्ति अर्थात ये तीव्र व्यक्ति है, अर्थात तीव्र यानी कि गुस्सैल है, तीव्रता इसके अंतर्गत है। और ये नरम दिल वाला है, जो भी है। अगर अभिव्यक्ति का यहाँ पे अर्थ दोस्तों आप समझ लीजिए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, मान लीजिए एक चित्रकला है,
एक चित्रकला है, तो इस चित्रकला के बारे में जो हमारी जानकारी, सोच, समझ, ठीक है, हमारे पास है, देखने के बाद जो हम इस चित्रकला को देखने के बाद जो हमारी जानकारी इसके प्रति है, अर्थात चित्रकला के प्रति, उसी को हम अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या? अभिव्यक्ति। इसे एटीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। क्या? एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ होता है हिंदी में वास्तव में अभिव्यक्ति, घमंडी नहीं होता दोस्तों। एटीट्यूड का कभी अर्थ आप घमंडी मत निकालिएगा। एटीट्यूड का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। तो उसका किस प्रकार, अर्थात उस चित्र का किस प्रकार का अभिव्यक्ति है, तो वो अंकन से, कलाकृत यानी कि अंकन से ही हमें पता चलता है। यानी कि अंकन जो भाव जो उत्पन्न हुआ रहता है उस चित्र में, उसी से हम पता कर पाते हैं। जैसे लज्जा के लिए पलकों को झुकाना, ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति वहाँ दिखा रहा है, अर्थात वो व्यक्ति लज्जित होता है और वो दयावान भी है, गुणवान भी है, इसीलिए वो अभिव्यक्ति दिखा रहा है उस चित्र में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द अभिव्यक्ति यूज किया गया है। इसी तरह करुणा, वियोग और उल्लास के भावों को कलाकृति में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। भाव का क्या है, भाव का अर्थ आप समझ गए। कि अब आगे बात करते हैं लावण्य। क्या? लावण्य। तो भाव जहाँ भीतरी सौंदर्य का बोधक है, वही लावण्य बाहरी सौंदर्य का बोधक है, ठीक है। क्या? जो भाव है वो आंतरिक रूप से सौंदर्य दिखाता है, लेकिन जो लावण्य है, अंतर यही है भाव और लावण्य में। लावण्य जो है वो बाहरी सुंदरता को व्यक्त करता है। इससे चित्रों में सजीवता आ जाती है, अर्थात बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, मानो उनको देखिए जैसे अभी वो हमसे बात कर रहे हो, ऐसे चित्र हैं। तो जो लावण्य है, वो लावण्य के कारण ऐसा होता है, ऐसे मानो प्रतीत होता है कि वो हमसे बात कर रहा है। जैसे चित्रों में अलंकरण किया जाना, गले में हार एवं कानों में कुंडल का अंकन किया जाना और वस्त्रों के ऊपर सुंदर आकृतियां बनाना, क्या कौन सा कला है? वो लावण्य हमें दिखाता है। यानी कि चित्रकला का लावण्य अंग है जो ये सब हमें दिखाता है। जैसे सुंदर आकृतियां बनाना, कुंडल का अंकन करना, गले में हार पहनाना, ये सब हमें लावण्य दिखाता है। अर्थात एक चित्र को आप ये समझ लीजिए, कोई चित्र है तो उसमें सजीवता जो भरता है, यानी कि सजीव वाला जो कार्य करता है वो यही सब करता है। कौन? जैसे अंकन करना, कुंडल का, वस्त्र के ऊपर सुंदर आकृतियां बनाना, तो ये सब लावण्य के ही अंतर्गत होता है। और बात करते हैं दोस्तों सादृश्य योजना। किसी आकृति के रूप एवं भाव, ठीक है, को दर्शाने के लिए किसी दूसरे की दोस्तों कह रहा है, किसी दूसरे की सहायता लेना सादृश्य योजना है। जैसे कृष्ण को दर्शाने के लिए मोर पंख की योजना रखी जाती है, अर्थात कि भगवान जो कृष्ण है उनको दर्शाने के लिए उनके पीछे या आगे जो माथे के ऊपर क्या लगाया जाता है? मोर पंख लगाया जाता है। वर्ण योजना, तो यहाँ ये वर्ण योजना जो है ये रंग से संबंधित है। विभिन्न रंगों के माध्यम से चित्रों को आकर्षक बनाने की योजना वर्ण योजना के नाम से जानी जाती है। तो अगर आपको मेंस में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? वर्ण योजना। विभिन्न रंगों के माध्यम से चित्रों को आकर्षक बनाने की योजना वर्ण योजना के नाम से जानी जाती है। अर्थात वर्ण के अंतर्गत वर्ण योजना जब हम बनाते, यानी कि एक चित्र है उस पर हम मान लीजिए रेखा प्रधानता कर दिए हैं, और उसके बाद भाव भी व्यक्त कर दिए हैं, फिर उसके बाद लावण्य भी व्यक्त कर दिए हैं, अंत में क्या कार्य रहता है उसका? वर्ण योजना। क्या? वर्ण, अर्थात उसमें रंगों को भरना है, ठीक है। तो रंगों को, तो एक चित्र है उसमें एक रंग तो भरेंगे नहीं, अलग अलग रंग टाइप का अलग मान लीजिए गले का हार है तो गले में कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, तो इस प्रकार से वहाँ पे मोतियों को दिखाएंगे। तो विभिन्न रंगों के माध्यम से, ठीक है, चित्रों को आकर्षक कर बनाने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो वर्ण योजना होता है, ठीक है। चित्रकला का विकास, अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों चित्रकला का विकास हम आगे देखने वाले हैं एक एक। जैसे प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद हड़प्पा काल, उसके बाद मौर्य काल या महाजनपद काल, मरणोत्तर काल, गुप्त काल, ठीक है, चोल काल, ये सब हम देखने वाले हैं दोस्तों एक एक करके। यहाँ पे अब बात करते हैं क्या? प्रागैतिहासिक चित्रकला। क्या? प्रागैतिहासिक चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक एक करके बात करते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला। क्या? प्रागैतिहासिक चित्रकला।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला का विकास किस प्रकार से होता है। तो भारत में जब मानव यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था और गुफाओं में रहता था, ठीक है, अर्थात हम ये बात कर रहे हैं पाषाण काल की, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ उसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। अर्थात दोस्तों उस काल में, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित लिखने पढ़ने का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके साथ में, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या करते थे लोग, जाते थे जंगलों में, तो उसके साथ में पशुओं का शिकार करते थे, खाद्यों का संग्रह करते थे, उसके बाद वहाँ से आते थे, गुफाओं में रहते थे। तो उनको ये पता विभिन्न प्रकार के, जब बाहर जाते थे शिकार करने तो विभिन्न प्रकार के इन्हें, जैसे शेर, हिरण, भालू, इन सभी को देखते थे। इन सभी को देखने के बाद उनके मन में ये ख्याल आता था कि इनको क्या हम उतार सकते हैं कि कहीं पे। तो ये क्या करते थे, गुफाओं के जो गुफा की दीवार होती थी, अर्थात गुफा के जो भित्त जो होते थे गुफा के, उन पर ये उकेरने लगे, क्या उन पर कलाकारी करने लगे, ठीक है। कलाकारी जब करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पहले शेर का, भालू का चित्र बनाते थे, फिर धीरे धीरे करके वो भाला, धनुष, मनुष्य का, पुरुषों का, स्त्रियों का, सभी का चित्र बनाने लगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस शुरू से इसका प्रागैतिहासिक चित्रकला का कैसे विकास होता है। तो भारत में चित्रकला का विकास सर्वप्रथम पुरापाषाण के अंतिम चरण में, अर्थात उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, ठीक है। क्या, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो जो ये पुरापाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया। इसी के जो तीसरा भाग है अर्थात उच्च पुरापाषाण काल में इसका अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रकला विकसित होती है, ठीक है। और आगे मध्य पाषाण काल में भी इसकी निरंतरता दिखाई देती है। इस काल की चित्रकला का उदाहरण जैसे भीमबेटका एवं आदमगढ़ की गुफाओं में मिलता है। अर्थात अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो कहाँ पे, रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जाएंगे तो वहाँ पे भीमबेटका और आदमगढ़ ये दोनों आसपास में ही है दोस्तों, ठीक है। आसपास में ही है भीमबेटका और आदमगढ़। तो वहाँ पे चित्रकारिता हमें देखने को मिलता है। किस काल का, तो पुरापाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का हमें चित्रकारी देखने को मिलता है। इन चित्रों को प्रागैतिहासिक मानव ने अपने पाषाण उपकरणों की मदद से दीवार पर बनाया। इन चित्रों में अधिकतर आखेटक के चित्र बने हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय मनुष्य जो था वो आखेटक प्रवृत्ति का था, अर्थात घूमता था और खाने पीने की चीज़ों को बटोरता था और एक जगह आके गुफा में रहता था। इन चित्रों में विभिन्न पशुओं का अंकन हुआ है तथा नोकदार भाले, धनुष बाण बनाए गए हैं। यहाँ बने चित्रों में निम्न बातों का पता चलता है। जो भीमबेटका आदमगढ़ में जो चित्रकारिता की गई है तो उसको हम देखकर बहुत सारी बातों का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अनुमान लगा सकते हैं देखते हैं दोस्तों। जैसे अनुमान लगाने का बात हुआ, जैसे हम लगाएंगे कि पुरुषों और महिलाओं में भेद था कि नहीं चित्रकारों को, और जो चित्रकारिता की जाती थी किस प्रकार का, मनुष्य और उसके बाद पशु, इन सभी की चित्रकारिता, तो ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों, तो भीमबेटका और आदमगढ़ के गुफा में। अब बात करते हैं आगे, जो हमें यहाँ पे मतलब अनुमान लगा रहे हैं। तो इन चित्रों की विषय वस्तु प्रकृति, मनुष्य और एवं उनके क्रियाकलाप हैं, अर्थात प्रकृति को दर्शाया गया है। जो भीमबेटका की गुफा है उसके अंदर में क्या, प्रकृति को, पेड़ पौधे और इन सभी को, पक्षियों को वहाँ पे बनाया गया है चित्र। मनुष्य का चित्र बनाया गया है और इनके क्रियाकलापों का भी चित्र हमें देखने को मिलता है। अर्थात ऐसे भाले को फेंकते हुए एक पशु पर दिखाया गया है तो वो क्रियाकलाप है, अर्थात वो शिकार कर रहा है। तो शिकार क्या है, एक क्रियाकलाप है। मनुष्य द्वारा एक पशु पर भाला फेंकते हुए दिखाया गया है तो उसके अर्थात उसका क्रियाकलाप भी दिखाया गया है। किसमें, प्रागैतिहासिक चित्रकला में।
शिकार मानव और जीवन का मुख्य आधार था। क्या? शिकार जो है वो मानव जीवन का मुख्य आधार था। चित्रकारों को स्त्री क्या चित्रकारों को स्त्री एवं पुरुषों में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकार थे उनको स्त्री एवं पुरुष में भेद ज्ञात था। लोग समूह में रहते थे तथा शेर, कुत्ता, हाथी जैसे पशुओं से परिचित थे और इसी प्रकार के वो चित्र भी बनाते थे। लोग रंगों से भी परिचित थे क्योंकि चित्र काले, लाल, सफ़ेद रंग के बने हुए हैं। तो जैसे लाल जो चित्र है कैसे बनाया जाता था? लाल चित्र को मृदभांड से बनाया जाता था, गेरुआ से बनाया जाता था। और जो दोस्तों जो लाल है ये ठीक है लाल, और जो काला है काला रंग हम किससे? काजल से बनाते थे। क्या? काला रंग काजल से या राख से बनाया जाता था उस काल में, प्रागैतिहासिक काल में। और सफ़ेद रंग ये इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद रंग जो है चूने के पानी से बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि भीमबेटका अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या देखते हैं? चूना प्रधान पत्थर वहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसके कारण वहाँ से वो पत्थरों को लाते थे और उसको बाद वहाँ उस पत्थर से रंग निकालते थे। कौन सा रंग? सफ़ेद रंग निकालते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में काले रंग का उपयोग कैसे करते थे या काले रंग को कैसे प्राप्त करते थे? तो काजल की सहायता से काले रंग को प्रयोग करते थे। लाल रंग जो है वो गेरुए से प्राप्त करते थे और सफ़ेद रंग जो है चूने से प्राप्त करते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महत्वता। क्या? राष्ट्रीय महत्व भीमबेटका गुफा चित्रकला को राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया है। अर्थात जो भीमबेटका गुफा है दोस्तों उसे चित्रकला का राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी घोषित किया गया है। ठीक है, किसे? भीमबेटका की जो गुफा है इसको यूनेस्को के धरोहर स्थल या विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। भीमबेटका गुफा में बने चित्र प्रायः मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है, जहां पर पशुपालन एवं युद्ध के चित्र अंकित किए गए हैं। युद्ध के चित्र अंकित किए गए हैं। युद्ध का जो हमें अगर हम बात करें तो उसमें पुरुषों को दो गुट दिखाया गया है, एक गुट इधर से एक गुट उधर से, दोनों लोग आपस में युद्ध करते हुए दिखाया गया है। यहाँ के चित्र निर्माण में चूना पत्थर से प्राप्त सफ़ेद रंग और कोयले का प्रयोग काले रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कोयले से या काजल से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से ये काला रंग प्राप्त करते थे और चूना पत्थर से ये क्या करते थे? सफ़ेद रंग को प्राप्त करते थे। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। पाषाणकालीन इन गुफा चित्रों से आधुनिक चित्रकला की तुलना की जा सकती है। क्या? जो पाषाण काल की चित्रकला है उसको हम आधुनिक चित्रकला से भी तुलना कर सकते हैं। वस्तुतः आधुनिक चित्रकला में भी लौकिक विषयों का एवं मानव की गतिविधियां क्या दोस्तों? मानव की गतिविधियों को भी अंकित किया गया है। कहाँ पे? प्रागैतिहासिक काल यानी कि मध्य पाषाण काल वाला। तथा अलंकरण एवं कृत्रिमता से बचा जाता है। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में अगर हम देखें तो जो चित्रकला है उसमें बहुत ज़्यादा अलंकरण भी नहीं देखने को मिला है और कृत्रिमता अर्थात वो कृत्रिम को भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम पीछे अभी बात की है कि जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला है वो प्राकृतिक पर आधारित था। क्या? प्राकृतिक पे आधारित था, ना कि कृत्रिम पर आधारित था। वस्तुतः चित्रण में सहज सौंदर्य पर बल दिया जाता था। अर्थात गले में हार और बहुत सारे चीज़ों को, कान में कुंडल और हाथ में कड़ा, ये सब नहीं ज़्यादा दिखाया जाता था प्रागैतिहासिक काल में। इस दृष्टि से पाषाणकालीन गुफा चित्र भी आधुनिक चित्रकला से युक्त दिखाई देती है। अगर हम तुलना इस प्रकार से करते हैं तो ये पाषाणकालीन जो गुफा चित्र है वो आधुनिक चित्रकला से एकदम स्पष्ट रूप से आधुनिक चित्रकला में समानता हमें देखने को मिलती है। और बात करते हैं दोस्तों आगे हड़प्पा कालीन चित्रकला। क्या? हड़प्पा कालीन चित्रकला दूसरा है। तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रकला के नमूने मोहरों तथा मृद भांडों पर मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में क्वेश्चन दे सकता है ऐसे कि जैसे
पीछे हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ें तो उसमें ये देगा कि मनुष्य इस काल में, प्रागैतिहासिक काल चित्रकला में मनुष्य पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना जानता था। और दूसरा ऑप्शन देगा, दूसरा यानी कि दूसरा कथन जो देगा वो ये देगा, हड़प्पा कालीन चित्रकला हमें मोहरों तथा मृदभांडों में देखने को मिलता है। और क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इसमें सत्य है, एक या दो, एक और दो दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो एक और दो दोनों सही है, क्योंकि हम अभी बात पीछे किए कि प्रागैतिहासिक काल में क्या, प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकार होते थे वो पुरुषों में और महिलाओं में भेद करना जानते थे। और अभी हड़प्पा कालीन चित्रकला में अभी स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं आपकी नमूनों में, अगर चित्रकला के नमूने देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के तो वो मोहरों से और मृद भांडों से देखने को मिलता है। यहाँ चित्रों में पशु एवं मानव के अंकन के साथ साथ फूल पत्ती एवं ज्यामिति के प्रतीकों का अंकन मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट है। पीछे जबकि प्रागैतिहासिक काल में अर्थात पाषाण काल में हम क्या देखें कि पशु, मानव और फूल पत्ती का अंकन हुआ है, लेकिन ज्यामिति के प्रतीक हमें देखने को नहीं मिलते हैं। क्या, ज्यामिति के अर्थात जैसे वर्गाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार, ये सब हमें हड़प्पा कालीन चित्रकला में देखने को मिलता है, जबकि पाषाण काल में हमें ये चित्र नहीं देखने को मिलते हैं, ज्यामितीय चित्र। दूसरा इसका क्या है चित्रकला में, तो हड़प्पा से प्राप्त बर्तन के एक भाग में बने चित्र में कुछ मछुआरे अपने कंधों पर जाल को उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा चित्रकारिता हमें देखने को मिलता है दोस्तों, कहाँ पे, तो हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो से भी मिले मोहरों पर पशुपति का अंकन किया गया है। किसका, पशुपति का अंकन किया गया है। पशुपति उस समय क्या होते थे, ईश्वर होते थे। किस काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। इसी तरह लोथल नामक स्थान से भी मृदभांड पर पंचतंत्र का यानी कि पंचतंत्र में उल्लेखनीय चालाक लोमड़ी का कथानक मिलता है, ठीक है। एक मटका है या मनका है, उसी के ऊपर ये बनाया गया है, पंचतंत्र की कहानियों को दिखाया गया है। कहाँ पे, तो ये लोथल में दोस्तों। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और किस प्रकार का स्थल है, तो ये औद्योगिक स्थल है। इसके साथ साथ में यह एक बंदरगाह भी था, ठीक है, बंदरगाह भी स्थल है। और बात करते हैं आगे दोस्तों, इसमें क्या है, अजंता गुफा। अब अजंता गुफा क्या, बौद्ध काल, इसी को बौद्ध काल के नाम से भी जानते हैं, बौद्ध चित्रकला या अजंता गुफा चित्रकला, क्योंकि जो अजंता गुफा है यहाँ पे बौद्धों से संबंधित चित्रकलाएं यानी कि बौद्धों से संबंधित जातक कथाओं का चित्रकारिता देखने को मिलती है। तो जातक कथाओं का सबसे ज़्यादा उपयोग इसी में हुआ है, अजंता गुफा में। तो यह पौंध चित्रकला इसे कहा जाता है। क्या, पौंध चित्रकला या अजंता गुफा चित्रकला या बौद्ध चित्रकला। तो अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफा जो है, जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज की थी। क्या कब की थी, 1824 ईस्वी में इन गुफाओं का खोज किया था। इसमें विभिन्न कालखंड के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात अजंता में अगर हम बात करें तो अजंता जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके लगभग में आप 5वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है चित्रकारिता, इसीलिए उसका जो कालखंड है अलग अलग देखने को मिलता है। आगे और बात करते हैं, यहाँ 2री शताब्दी ईसा पूर्व से और 7वीं शताब्दी ईस्वी के चित्र मिलते हैं। क्या, 2री शताब्दी, वही या तो लगभग में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। और स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो 5वीं ही शताब्दी तक देखने को मिलता है। कुछ ही चित्र हैं जो हमें 7वीं शताब्दी के देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ बने चित्रों में विविधता नज़र आती है, यानी कि बहुत विविधता है। विविधता का अर्थ है किसी काल में रंगों को लेकर विविधता है, रेखा से संबंधित विविधता है, भाव से संबंधित विविधता हमें देखने को मिलता है, लावण्य से संबंधित विविधता हमें देखने को मिलता है। किसमें, अजंता की गुफा में। क्यों, क्योंकि वो एक ही समय में नहीं बना है, जैसे 10 साल में नहीं बनाया गया है, वो 700-800 सालों में उसका चित्रकारिता की गई है। किसमें, अजंता की गुफाओं में। तो इसीलिए हमें विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अजंता गुफा चित्रकला भित्ति चित्रकला का उदाहरण है। क्या, जो अजंता चित्रकला है वो भित्ति चित्रकला का उदाहरण है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार आर्ट एंड कल्चर से कि भित्ति चित्रकला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उसमें
उसमें दोस्तों ऑप्शन ये था, एक था क्या अजंता गुफा, दूसरा ऑप्शन था क्या बोलते हैं भीमबेटका, तीसरा ऑप्शन था एलोरा की गुफा। तो ये जो, और फिर उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन दिया था, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो उसमें ऑप्शन, क्योंकि अभी हम पीछे देख ही चुके हैं कि कहाँ पे भीमबेटका, और उसके साथ साथ में अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा में भी हमें भित्ति चित्र कला देखने को मिलता है। तो ये सब भित्ति चित्र कला के ही अंतर्गत आते हैं। अर्थात भित्त का अर्थ होता है दोस्तों दीवार, क्या भित्त का जो अर्थ है, भित्त का अर्थ या तात्पर्य जो है वो दीवार से लिया गया है। तो दीवार यानी कि पत्थर, दीवार दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पत्थरों के दीवार भी हो सकते हैं और ईंटों के भी दीवार हो सकते हैं। तो लेकिन जो अजंता की गुफा है वो पत्थर से ही निर्मित है, तो पत्थरों की दीवार है, क्या पत्थरों की दीवार है। गुफा की दीवारों तथा छतों पर चित्र बनाए गए हैं। यहाँ बुद्ध का जन्म, उनके गृह त्याग तथा प्रथम उपदेश का चित्रण मिलता है। अर्थात बुद्ध का जन्म, ठीक, क्या बुद्ध का जन्म और उनके गृह त्याग और उसके साथ साथ में प्रथम उपदेश का भी चित्रण देखने को मिलता है। और बात क्या कर लेते हैं इसमें दोस्तों, साथ ही बोधिसत्व, क्या बोधिसत्व का चित्रण एवं बोधिसत्व क्या है, यहाँ पे ये भी आप दोस्तों समझ लीजिए बोधिसत्व क्या है। तो बोधिसत्व जो है ये महायान, क्या महायान शाखा का है। महायान में क्या गौतम बुद्ध को एक गुरु नहीं माना गया है, गौतम बुद्ध को महायान में एक देवता के रूप में देखा गया है, क्या एक देवता माना गया है। तो उसी और गौतम बुद्ध के साथ साथ में उनकी सहायता के लिए बहुत सारे देवताओं का कल्पना किया गया। तो जो बहुत सारे देवता हैं जैसे मंजूश्री क्या मंजूश्री हो गया एक, ठीक है, और उसके साथ में प्रज्ञापारमिता, ठीक है, प्रज्ञापारमिता, मंजूश्री, ये सब क्या है बोधिसत्व है, क्या बोधिसत्व यानी कि बौद्ध महायान के देवता हैं ये। प्रज्ञापारमिता और मंजूश्री क्या है देवी है। मंजूश्री जैसे हमारे हिंदू धर्म में बात करते हैं सरस्वती जी को, तो सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, उसी प्रकार मंजूश्री भी ज्ञान का प्रतीक है बौद्ध धर्म में। और जातक एवं जातक कथाओं में उल्लेखनीय घटनाओं का भी अंकन मिलता है। तो जो जातक कथाएं जैसे दशरथ जातक, उदयन जातक, इन सभी जातक कथाओं के घटनाओं का उल्लेख हमें कहाँ पे अजंता की गुफाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी तरह चित्रों में रेखा प्रधानता की गुणता भी या गुण देखने को मिलता है दोस्तों। और बात करते हैं आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं गुप्त काल में, क्या गुप्त काल में अजंता गुफा चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ है, क्या बहुत पर्याप्त विकास हुआ है। इस काल में फ्रेस्को एवं टेम्पराविद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, ये एक टेक्निकल वर्ड है, फ्रेस्को और टेम्पराविद, क्या फ्रेस्को एवं टेम्पराविद। अभी हम इसका वर्णन भी कर रहे हैं आगे, फ्रेस्को किसे कहते हैं और टेम्पराविद किसे कहते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इन जो टेक्निकल शब्द हैं, तो फ्रेस्को जो शब्द है इसके बारे में। तो फ्रेस्को के तहत गुफा की दीवारों पर गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाकर रंग भर दिए जाते थे। तो अंतर स्पष्ट रूप से अब पता चल गया कि फ्रेस्को में क्या किया जाता था कि गीला ही प्लास्टर होता था, उसी चित्र पर रंग भर दिए जाते थे। लेकिन टेम्पराविद में जस्ट इसका उल्टा था, सूखी दीवार होती थी और उसमें सूखे कलर भरे जाते थे, ठीक है, और रंगों के साथ साथ अंडे की सफ़ेदी एवं चूना मिलाया जाता था। यानी कि अगर सफ़ेद प्राप्त करना है, उसमें सफ़ेद रंग का उपयोग करना है, तो अंडे का उपयोग किया जाता था, उसके साथ साथ में चूना को भी मिलाया जाता था। और दोस्तों और बात करते हैं, जबकि टेम्परा विधि में सूखे प्लास्टर पर ही चित्र बनाए जाते थे। तो स्पष्ट रूप यहाँ पे आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि फ्रेस्को में क्या वो गीली प्लास्टर पर ही चित्र में रंग भर दिए जाते थे, लेकिन टेम्परा में सूखे प्लास्टर पर चित्र में रंग भरे जाते थे। गुप्त काल में अजंता की गुफा संख्या 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की जो गुफा है 16, अजंता में 34 गुफाएं हैं, क्या 34 गुफाएं हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 गुफाएं हैं। इसके साथ में अजंता की जो गुफा है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग।
ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये हम गलत बता रहे हैं आपको। ये जो हम अभी बता रहे हैं पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग, ये खुजराहों में, क्या खजुराहों में इसको बांटा गया है। सॉरी दोस्तों। तो अब बात करते हैं, ये गुफा नंबर जो संख्या 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है, ठीक है, जिसका करुणा एवं वियोग की भावना अत्यंत दर्शनीय है। बहुत इतना अच्छा लगता है, आप अगर कभी जाएंगे देखेंगे तो इतना अच्छा लगता है ये राजकुमारी का चित्र, जैसे मानो प्रतीत होता है कि करुणा और वियोग से ये स्त्री जो है भरी पड़ी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुफा नंबर 17 में, कहाँ गुफा नंबर 17 में, वो तो 16 में मरणासन, वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है, तो गुफा नंबर 16, अजंता के गुफा नंबर 16 में। इसी प्रकार अजंता के गुफा नंबर 17 में क्या है, तो चित्रशाला, गुफा नंबर 17 को क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रशाला कहा गया है। क्या चित्रशाला कहा गया है, दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। चित्रशाला किस गुफा को कहा गया है, तो अजंता के गुफा नंबर 17 को कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, गृह त्याग एवं महापरिनिर्वाण का अंकन किया गया है। क्या बुद्ध का जन्म, गृह त्याग और उसके साथ साथ में महापरिनिर्वाण का भी हमें अंकन देखने को मिलता है। यहाँ यशोधरा एवं पुत्र राहुल का भी चित्र देखने को मिलता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सब जातक कथाएं हैं। ठीक है, जातक कथाओं का भी हमें यहाँ उल्लेख मिलता है। अजंता चित्रकला मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। क्या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है? इसकी दीवारें एवं छतों पर बनाए गए चित्र जातक कथाओं से लिए गए हैं। जो चित्र बनाए गए हैं अजंता की गुफाओं में वो जातक कथाओं से ही लिए गए हैं। इसके साथ में अगला पॉइंट है, गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि, क्या पद्मपाणि या इन्हीं को अवलोकितेश्वर कहा गया है, का चित्र भी मिला हुआ है। पद्मपाणि का भी चित्र मिला हुआ है। तो बोधिसत्व हम पहले ही बता दिए, बोधिसत्व का एक शब्द में अगर हम बात करें तो देवता कहा जाता है। क्या? बौद्धों के देवता। सत्य अर्थात जो सत्य है, तो सत्य कौन है? देवता, क्योंकि देवता की परिकल्पना महायानों ने की थी। और बोधि का है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के जो सत्य हैं उन्हीं को देव कहा गया है। क्या? देवता कहा गया है। तो पद्मपाणि जो है एक देवता है जो दाहिने हाथ, क्या जो दाहिने हाथ में पद्म पुष्प लिए हुए हैं और सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं तथा गले में सफ़ेद मोतियों वाला हार मौजूद है। शारीरिक संरचना में गतिशीलता दिखाई पड़ती है इस चित्र में, यानी कि पद्मपाणि के चित्र में, अर्थात घुमावदार आकृतियां बनाई गई हैं। ऐसे थोड़ा घूमने की आकृति हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और बात करते हैं, फलता चित्र में त्रियामी यानी कि 3D का भी उपयोग हमें देखने को मिलता है। 3D का भी प्रभाव, क्योंकि घुमावदार है थोड़ा सा, तो ये घुमाव जो देखने को मिलता है वो 3D में देखने को मिलता है, 2D में नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। और बात करते हैं, इसी तरह अजंता की, क्या इसी तरह अजंता गुफा में बने चित्र बुद्ध के मार विजय यानी कि असुर का भी उल्लेख करते हुए दिखाया गया है। इसमें बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न दिखाया गया है, जहाँ मार अपनी सेना, क्या मार एक व्यक्ति है अपनी सेना के साथ, अर्थात अग्नि प्रलय और बाढ़ को लेकर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने से रोकता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोक देता है। कौन? ये जो मार है, क्या जो मार है दोस्तों, मार विजय जो है उसको दिखाता है। किंतु सिद्धार्थ ने क्या करते हैं, सिद्धार्थ जो है अर्थात गौतम बुद्ध इन सब से विचलित हुए बिना ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात उनका ध्यान भंग नहीं कर पाते हैं, आध्यात्मिकता उनका भंग नहीं कर पाता है। कौन? मार जो राक्षस है। और इस ज्ञान प्राप्त के संदर्भ में पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए अपनी एक अंगुली क्या करते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर रख देते हैं। बुद्ध के इस मुद्रा को बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि स्पर्श मुद्रा, क्या भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। अर्थात जब मार असुर था वो आके उनके तप में विघ्न डाल रहा था, तो बुद्ध क्या करते हैं, अपने हाथ का एक उंगली सिर्फ पृथ्वी पर रखते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर रखते हैं, उसी को क्या कहा गया है, जब पृथ्वी में, यानी कि बौद्ध साहित्य में उसी शब्द को क्या कहा गया है, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है बौद्ध साहित्य में, जिसका अंकन हमें अजंता गुफा में देखने को मिलता है। इसी तरह
अजंता गुफा चित्रों में रेखा प्रधान, भाव, प्रमाण, लावण्य, सादृश्य योजना, वर्ण योजना जैसे चित्रकला के सभी तत्व पूर्णतः हमें मिलते हैं, जो अजंता चित्रकला की श्रेष्ठता का परिचायक है। आगे और बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बाघ चित्र गुफा। क्या? बाघ गुफा चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक एक करके। सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ गुफा की चित्रकला लौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक का अर्थ ये होता है जो यहीं पर, यानी कि मानव वस्तु जो भोग विलास की वस्तुएं हैं जो उपयोग करता है, उसी को लौकिक जीवन कहा जाता है। अलौकिक उसे कहा जाता है जो मानव से, यानी कि जो भगवान है, जैसे भगवान के ऊपर जो हमारी कल्पना है उसे अलौकिक कहा जाएगा। ठीक है, या भगवान की जो शक्ति है उसे अलौकिक शक्ति के रूप में हम दर्शाते हैं। और धर्मनिरपेक्ष का चित्र हमें कहाँ मिलता है? बाघ गुफा चित्रकला में। यहाँ राजकीय जुलूस, नृत्य, संगीत, हाथियों का समूह तथा शोकाकुल युवतियों का अंकन मिलता है। अर्थात कोई व्यक्ति मरा हुआ है, वहाँ पे उसके आसपास में युवतियाँ रो रही हैं, ऐसा भी चित्र किया गया है। हाथियों का समूह भी दिखाया गया है और राजकीय जुलूस को भी दिखाया गया है, नृत्य संगीत को भी दिखाया गया है। कहाँ? बाघ चित्रकला गुफा में। और बात करते हैं इस गुफा में क्या क्या है। इन गुफाओं में प्रकृति का अंकन भी बारीकी से किया गया है। विभिन्न पशुओं पक्षियों का अंकन देखने को मिलता है, जैसे हाथी, बैल, फल खाते हुए पक्षी आदि को दर्शाया गया है। यहाँ बने चित्र दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बाघ चित्रकला है वो दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं को भी दर्शाता है, अर्थात लौकिक। क्या? इसी को दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उसी को हम लौकिक कहते हैं। जो मानव से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं दोस्तों, लौकिक। ठीक है, उन्हीं को हम लौकिक कहते हैं। तो और बात कर लेते हैं आगे। एक मिनट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या? सित्तन वासल। क्या? सित्तन वासल गुफा चित्रकला। इसके पहले हम क्या पढ़े? बाघ चित्रकला गुफा। अब हम बात करते हैं सित्तन वासल गुफा चित्रकला। अब इसके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो तमिलनाडु स्थित सित्तन वासल गुफा जो है में जैन धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं। तो ये सित्तन वासल जो गुफा है, यहाँ पे सिर्फ जैन के हमें चित्र देखने को स्पष्ट मिलते हैं। इनमें दीवारों के साथ साथ स्तंभों पर भी चित्र बने हुए हैं। ठीक है, यह चित्र पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासन के समय में, यानी कि 6वीं शताब्दी में बनाया गया है। कौन? सित्तन वासल चित्रकला। ठीक है, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के काल में बनाया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ में अब बात करते हैं एलोरा गुफा चित्रकला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एलोरा गुफा चित्रकला। एक एक करके देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र स्थित एलोरा की गुफा, जो एलोरा है ये भी औरंगाबाद में ही है। अजंता और एलोरा के बीच में दोस्तों, जो भी हम पीछे अजंता पढ़े हैं, अजंता गुफा और एलोरा गुफा के बीच में लगभग में 100 किलोमीटर का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। और दोनों औरंगाबाद ही जिले में स्थित है महाराष्ट्र के। तो भित्ति चित्र बने हुए हैं। अभी पीछे हम क्वेश्चन बताए थे ना कि एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से भित्ति चित्र के उदाहरण हैं, तो वही 3 बताए थे, उनमें से एलोरा भी एक। इसमें भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। यहाँ बने कैलाशनाथ मंदिर की दीवारों तथा छतों पर भी चित्र मिलते हैं। कहाँ पे? एलोरा गुफा में। इन चित्रों में बादलों से होकर गुजरते हुए गरुड़ पर लक्ष्मी एवं विष्णु को दर्शाया गया है। क्या? विष्णु को भी दर्शाया गया है। अर्थात अगर हम एलोरा की बात करें दोस्तों, तो एलोरा में कौन कौन से हमें धर्म के चित्र देखने को मिलते हैं। तो एलोरा की अगर हम बात करें तो एलोरा में दोस्तों हम वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्य और उसके साथ साथ में जैन धर्म के भी हमें चित्र देखने को मिलते हैं एलोरा में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए जो बताया अभी हम कि कौन कौन से धर्म, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चित्र में सफ़ेद, काले, हरे, पीले रंगों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बताते हैं
ये देखो दोस्तों, बात इसमें किया गया, एलोरा गुफा में बने चित्र जो हैं शैव, वैष्णव और शाक्त एक धर्म होता था प्राचीन काल में, क्या ऐसे लिखा जाता था, शाक्त। जो दोस्तों शाक्त है वो भी एक क्या शाक्त भी एक धर्म है। तो एलोरा गुफा में बने चित्र जो हैं वो शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, शाक्त धर्म से, उसके साथ साथ में जैन धर्म से भी हमें संबंधित हैं। जो जैन धर्म के चित्र बने हैं वो जैन धर्म के कौन दिगंबर संप्रदाय से संबंधित चित्र हैं दोस्तों, ठीक है, आप इसे दिमाग में छाप लीजिए। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा एलोरा में जो चित्र मिले हैं शैव धर्म के, अर्थात भगवान शिव के यहाँ पे चित्र मिले हुए हैं। यहाँ पे एक है कैलाश मंदिर, क्या कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, कहाँ का, एलोरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर आप हमारा वीडियो आप एमसीक्यू, टीजीटी, पीजीटी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत विस्तृत रूप से इसका व्याख्या किया है दोस्तों, ठीक है, बहुत विस्तृत रूप से, क्या बहुत विस्तृत रूप से स्थापत्य कला और चित्रकला का लगभग में 150 क्वेश्चनों का हमने वहाँ पे व्याख्या किया है। मतलब है तो वो 40-50 क्वेश्चन, लेकिन सभी ऑप्शनों के साथ साथ में उसके और विस्तृत व्याख्या करते हुए लगभग में 200 से 250 क्वेश्चनों को हमने बताया है। और उस टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस सेट में हम लगभग में आपको 5000 एक सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। और जबकि जो प्रैक्टिस सेट है उनकी संख्या बहुत कम होने वाली है, अर्थात 25-30 प्रैक्टिस सेट एक सब्जेक्ट से रहेंगे दोस्तों। और आगे बात कर लेते हैं अब एक एक करके कि अब और क्या है, आम्रमलाई, क्या आम्रमलाई गुफा चित्रकला। तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में ही आम्रमलाई गुफा की दीवारों पर एवं छतों पर जैन धर्म से संबंधित रंगीन चित्र देखने को हमें मिलते हैं। तो जैन चित्रकला जो है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जैन चित्रकला के बारे में। तो जैन चित्रकला के 3 रूप मिलते हैं, कौन कौन से, जैसे भित्ति चित्र, पट्ट चित्र जो वस्त्रों पर किया जाता था, और ताड़ चित्र, पोथी या पुस्तक पर जो चित्र किया जाता था उसे ताड़ चित्र कहा जाता था। तो इसे दिमाग में ठूस लीजिए दोस्तों या छाप लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के जैन धर्म में 3 चित्र बनाए जाते थे, एक भित्ति चित्र होता था, दूसरा पट्ट चित्र और तीसरा ताड़ चित्र। तो जैन चित्रकला की सर्वप्रमुख विशेषता उनके नेत्र चित्रण से है, अर्थात इसमें नेत्र को बहुत बड़ा दिखाया गया है, ठीक है। इनमें नेत्र बड़े बड़े तथा कानों तक फैले होते थे, ऐसा चित्र। जो पुरानी मूवी आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो आँखें हैं उन आँखों को ऐसे मानो प्रतीत होता है कि कान तक ऐसे दिखाए गए हैं। तो वो इसी से संबंधित है, जैन चित्रकला से ही संबंधित है। जैन चित्रों में पृष्ठभूमि प्रायः लाल रंग की होती थी, किंतु ताड़पत्र जो पर अंकन चित्र प्रायः पीले रंग के हमें मिले हुए हैं। और दोस्तों बात करते हैं तो पीले रंग के बने हुए मिले हैं। सोने एवं चांदी की स्याही से इन चित्रों का निर्माण किया जाता था। जो जैन शैली की शाखा, जो जैन शैली की खास विशेषता क्या है, ये खास विशेषता है, यानी कि सोने चांदी की स्याही उपयोग किया जाता था। अगर हम बात करें तो सोने चांदी की स्याही का प्रयोग सर्वप्रथम किस धर्म में देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों जैन धर्म में। तो इसीलिए इन चित्रों में स्वर्ण कमल एवं मुकुट उल्लेखनीय है। क्यों उल्लेखनीय है, क्योंकि वो सोने और चांदी से सोने चांदी के स्याहियों से उनका रंग भरा जाता था, इसीलिए वो स्वर्ण कमल की तरह दिखते थे और मुकुट की तरह, सोने के मुकुट की तरह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। अब बात करते हैं दोस्तों जैन चित्रकला में ही। तो जैन चित्रों में चेहरों का भाव शून्य है, इसलिए चेहरों का निर्माण आकृति की मुद्राओं और वहाँ लिखी गई कथाओं से लगाया जाता है। अर्थात हम यहाँ पे अगर हम समझाएं इसे दोस्तों, तो जो चेहरे का भाव है वो एकदम शून्य है। आप उनका जो जैन चित्र है अगर आप देखेंगे उनके चेहरों को तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चेहरे का निर्माण, अर्थात जो चेहरे की मुद्रा है, अर्थात वो खुशी है, दुखी है या विलासता जीवन जो भी दिखाई दे रहा है, उनके मुद्राओं से तथा वहाँ लिखी गई कथाओं से हम उन चित्रों के नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कथा लिखा गया है, तो उनको पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि ये
किस प्रकार के चित्र हमें इंगित कर रहे हैं या किस प्रकार के चित्र हमें अपना भाव बतला रहे हैं। जैन चित्रकला को पोथी या पुस्तक चित्रकला भी के रूप से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि जैन चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है, तो पोथी या पुस्तक चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यह लघु चित्रकला का उदाहरण है। क्या? लघु चित्रकला सर्वप्रथम हमें जैन साहित्य या जैन धर्म में देखने को मिलता है। वस्तुतः अपभ्रंश भाषाओं में लिखित पुस्तकों में जैन चित्र मिलते हैं। जो अपभ्रंश भाषा है उनमें जो चित्रकारिता की गई है वो जैन चित्र ही हैं दोस्तों। चित्रों में क्या? चित्रों में तीर्थकरों के साथ साथ चक्रेश्वरी देवी का अंकन देखने को मिलता है। जैन चित्रकला सच्चे अर्थों में लोक कला के रूप में दिखाई पड़ता है। यह राज दरबार, क्या दोस्तों? राज दरबार के विलासी जीवन एवं संरक्षण से मुक्त रही है। कौन? जैन साहित्य। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में राज दरबार के विलासी जीवन को भी दिखलाया गया है और क्या? राजसी संरक्षण भी दिखलाया गया है। किस काल में? तो ये किस चित्रकला में? तो ये दोस्तों आपको दिखाया गया है बौद्ध चित्रकला में। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।